मैं बता दूं तो पवन सिंह भी छोटे थे उस समय। मैं मनोज तिवारी का गाना जब आता था, तीस का मेरा सब गाना एल्बम आता था उस समय। स्टूडियो में काम हो रहा था, लकड़ी का, उसी से नाक उसका तोड़ के गर्दन दबा के सोचा जो मरी गया। सीसीटीवी लगाने वाला ही था कि अचानक से एक घटना घटती है, चकाई से सीएसएफ में आ गया। सीएसएफ में 2009 से जॉब करते करते बोले कि चकाई से एक चोर आया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो मेट्रो, एयरपोर्ट और जितने भी सरकारी संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, वीआईपी सिक्योरिटी हम लोग देते हैं। प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी जो होता है वहाँ भी एनएसजी, एसपीजी सब में हमारा। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं झारखंड, देवघर जसीडीह में। इनका जो हम कुछ परिचय जानने का प्रयास करेंगे और इनके साथ जो कुछ बीती कहानी है और इनकी कुछ जीवनी का जो है सबसे बड़ा यानी कि इनका जीवन का जो मोड़ जो रहा वो सबसे अलग रहा। चोरों का कुछ मैटर है इसमें और कुछ मैटर इनके जीवनी के ऊपर तो जानेंगे। और ये बहुत इंटरेस्ट रखते हैं गायिका में और अभी ये फिलहाल जो है ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। क्या CISF का जॉब कर रहे हैं जिनका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो मेट्रो, एयरपोर्ट और जितने भी सरकारी संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, वीआईपी सिक्योरिटी हम लोग देते हैं। प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी जो होता है वहाँ भी एनएसजी, एसपीजी सब में हमारा ज्यादा से मतलब पारामिलिट्री हम लोग है, अर्धसैनिक बल बोले जाते हैं। जैसे बीएसएफ है, सीएसएफ है, आईटीबीपी है, आसाम राइफल है, उसमें से हम लोग भी। अच्छा, मतलब उसी कंपनी के तौर पे जो आप लोग काम कर रहे हैं फोर्स के अंदर। जी भैया जी हैं, क्या नाम बताएं भैया जी? मेरा नाम नितेश दुबे है और मैं सिंगिंग भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ और फिलहाल अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका शॉर्ट नेम है CISF, हिंदी में कहे तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और अभी फिलहाल मैं धनबाद में पोस्टेड हूँ, पहले बाढ़ में था। अभी लगातार जॉब आप कर रहे हैं? हाँ, अभी मेरा 2009 में ही जॉब हुआ था। तो आपका कुछ कहानी सुने हैं और सुन करके कुछ हमें अजीब लगा है, सुनने की वजह से हम आपका सोचे कि चलिए इनका एक इंटरव्यू हो जाए और कुछ पूछताछ हो जाए, इनका जानकारी मिल जाए, लोगों के बीच आ जाए। तो क्या वो आपके साथ जो मैटर हुआ था, बोले कि चकाई से एक चोर आया था और हमारा स्टूडियो ही चुरा के ले गया था, क्या मैटर था? बात उस समय की है तो क्या बताऊं, एक्चुअली में क्या था, मैं गायकी का बहुत शौक था। मुझे पता ही नहीं था कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाए, कैसे किया जाए। मैं पापा भी अगर मतलब मेरे चाचा भी सिंगर है, ज्ञानेश्वर दुबे हैं, वो जो बॉम्बे में सेटल है, लेकिन उनसे वहां तक पहुंच जाना हमारे इतना संभव नहीं था, तो किसी से गाइडेंस नहीं मिलता था। तो एक डीडी भारती, DD1 पे एक आता था, डीडी न्यूज में सारे सिंगरों का इंटरव्यू आता था। तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी एक सिंगर बनूं और सिंगर बनने के लिए मैंने सब कुछ, सबका एड्रेस जितने भी होते थे, डायरेक्टर, सिंगर, सबका मैं एड्रेस पे न्यूज में आता था, प्रभात पेपर या फिर एक आज आता था, उसमें मैं नोट करता था डायरी में। जो कभी मौका होगा तो इनके यहाँ जाऊंगा, उनके यहाँ रह के सीखूंगा, एक्टिंग करूंगा। लेकिन उस समय पापा से मैं जब बगान जाते थे कुछ सब्जी निकालने के लिए, तो मैं पीछे पीछे पापा को रहता था मनाने के लिए, पापा 40,000 रुपए दीजिए ना, मैं गीत देवी और सब जो सिंगर थे उसके साथ मैं डुएट गाऊंगा या फिर 6 गाना उनको लेके और 6 गाना मैं गा के एक ऑडियो निकालेंगे। तो पापा बोलते थे, लेकिन मम्मी तैयार नहीं होती थी, इतना पैसा फालतू में बर्बाद नहीं। बहुत सारा चांस मिलता था। पटना गए तो वहां मुझे लगा लूट है, बस माइक पे गया, कैसे गा रहा है कैसे नहीं गा रहा है कोई पता नहीं, तो मेरा वहां दिल नहीं किया। और ऐसे तो एल्बम में वीडियो 2003 से ही गाना शुरू कर दिया था और उसके बाद 2009 में मैं चला गया था, CISF में आ गया। CISF में 2009 से जॉब करते करते, लेकिन साउथ में पोस्टेड था, इसके वजह से मैं एक्टिंग या सिंगिंग मेरा से लाइन टूट रहा था। मैं छुट्टी ले। कब आपका मन बदल गया है? यानी कि सारे स्टूडियो जो मेरे पहले रिकॉर्डिंग थे T सीरीज में थे सारे, पवन सिंह के साथ में कांच कसेली में मैं किया हूँ, बड़ा जालीदार तोहार कुर्ती में एक्टिंग ज्यादा करता था। पहले छोटा था तो मुझे पहले साइड रोल मिलता था, फिर मैं बड़ा हुआ तो मैं लीड रोल करना शुरू कर दिया था T सीरीज में। लेकिन इसी बीच में मेरी माँ का देहांत हो गया, तो मुझे घर का थोड़ा सा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहा, प्रेशर ज्यादा होने लगा घर पे, तो मैं सरकारी नौकरी में फर्स्ट चांस से मेरा हो गया और मेरा पोस्टिंग हो गया साउथ में।
और साउथ में गायकी लाइन हमारा हिंदी है, वहाँ साउथ है, कोई स्टूडियो ऐसा नहीं है, भी तो बहुत महंगा है, उतना हम लोग दे नहीं सकते थे। फिर वहां से पटना आते थे फ्लाइट से, रिकॉर्डिंग करते थे, शूटिंग करते थे, मेरा सारा टाइम वहीं बीत जाता, घर में बिता नहीं पाते थे। साल में 2 छुट्टी काटते थे, वो भी एल्बम में बीत जाता था। इसी वजह से मैंने 1 साल को गाते गाते मैं वहीं पर ड्रॉप कर दिया गाना को। 2 गाना 3 गाना था, एक मनोज सर का पूनम स्टूडियो में मैं गा रहा था। उसी से मेरा दिमाग में आया, मैं स्टूडियो में वो कहीं गए हुए थे, तो मैं उनका स्टूडियो ऐसे उठा उठा के देख रहा था, कवर क्या चीज है इसमें, ऐसा शुरू तो मैं ही बनाता हूँ इसको स्टूडियो। बस उधर गए, मोबाइल से ऐसे शूट किया और फिर मैं अपना गूगल से खोजना शुरू किया, ये लगता है खरीदेंगे, तो बनाते हैं स्टूडियो। पटना में घूमा, इधर उधर कुत्ती स्टूडियो, इधर उधर स्टूडियो, लेकिन वहाँ ढंग का नहीं रहा। पापा बोले हम नहीं रह पाएंगे यहाँ अकेले। फिर दिमाग में बनाया हम चलो देवघर में स्टूडियो बनाते हैं। देवघर में 2015 में मेरा पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैंने दिया, बैद्यनाथ सारेगामा पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लेकिन ये लोग यहाँ के अजीब सा लोग हैं, ये आते थे स्टूडियो में, बोलते थे मुझे कितना पैसा दीजिएगा, हम गाना गाएंगे तो मुझे कितना पैसा दीजिए। इनको वो पता ही नहीं था कि पैसा लगाते हैं पहले, फिर गाना हिट होता है तब फिर जो है पैसा लोग लगाते हैं, पहले तो खुद से लगाना पड़ता था। तो यहाँ जानकारी के अभाव में बोल हाँ, मुझे बहुत दिन तक बैठा रहना पड़ा, खाली स्टूडियो जा रहा था, कोई गाने के लिए नहीं आता था। लेकिन फिर जब प्रचार प्रसार हुआ तो बहुत अच्छा चला, लोगों के नजर में आ गया, इतना नजर में आया, मैं सोच रहा था इसको सीसीटीवी लगाने वाला ही था कि अचानक से एक घटना घटती है, चकाई से एक चोरी बोलेंगे, सिंगर के नाम पे चोर था। सिंगर तो ऐसा नहीं होता है, सिंगर का तो दिल होता है क्योंकि सरस्वती उनके वास होता है। सिंगर के रूप में वो चोर था, वो सिंगर के रूप में एक कैसे दखल कर गया था वो, कोई सिंगर के साथ आया था, एक कोई विजय कोई साथी थे उनके साथ। मैं तो नहीं रहता था, मेरा रिकॉर्डिस्ट था रजनीश पंडित, एक आरा का था। तो उस टाइम देवघर में आपका फर्स्ट पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, किसी भी पूछ लिए, बैद्यनाथ सारे यहीं पर था, टावर चौक के पास विंध्यवासिनी होटल में बैद्यनाथ सारेगामा पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहला स्टूडियो था। लोगों को बहुत कुछ लगा, बहुत कुछ दिए उन लोगों को जो पटना जाते थे, यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए थे। लेकिन वो आया, रात में रुक गया और फिर जो है मेरे रिकॉर्डिस्ट पे ही अचानक से हमला कर दिया। लकड़ी का स्टूडियो में काम हो रहा था, लकड़ी का, उसी से नाक उसका तोड़ के गर्दन दबा के सोचा जो मरी गया, जबड़ा झाड़ दिया, नाक तोड़ दिया था, बिल्कुल ये दांत का जबड़ा टूट गया था उसका, मतलब मर ही गया था। मतलब आपका रिकॉर्ड ये भी मतलब हमको लगता पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा घटना होगा जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ऐसा घटना हुआ होगा। आज तक किसी स्टूडियो का कहानी नहीं सुने होंगे। कब का मैटर है ये 2016 की बात है, मई में। 2016 में तो करीब चोर चबाटे का जो धंधा है ये तो बिल्कुल खत्म होते जा रहा है। उसको पता नहीं क्या था, उसका दुकान भी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखता है, उसके घर पे भी हम लोग गए थे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान था, तो वो चोरी का ही सामान रखता है। तो वही सोच के लगे, उसको समझ में नहीं आया ना रिकॉर्डिंग ये क्या चीज दे रहा है, ये छोटा मोटा स्टूडियो कितनों का भला कर रहा है वो नहीं समझा। उसको एक समझ में आया ये सामान इसको ले, चोर का ही दिमाग होता है, बंदर को क्या पता है अदरक का स्वाद, बस उसको उसका वैल्यू नहीं, सरस्वती है उसको नहीं, उसको सामान चुराना था बस। उसके चक्कर में मेरा रिकॉर्डिस्ट को मारा, मेरा स्टूडियो को तहस नहस कर दिया, लेके चला गया। ऊपर वाले की खैर थी, जो बाबा बैद्यनाथ की कृपा से था, जो वो बच्चा बच गया, रिकॉर्डिस्ट रजनीश। और नहीं तो आज क्या होता उसका तो हम लोग सपना मतलब सोच नहीं सकते थे क्या होगा। आखिर में वो फिर जेल आया, जेल 6-7 महीना रहा, बेल नहीं हुआ, और हाईकोर्ट से अभी बेल करा लिया है, केस अभी पड़ा हुआ है, क्या होगा। फिर मेरा हम जो आना मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट पोस्टिंग करा के फिर बाढ़ में आए, फिर स्टूडियो गाना शुरू कर दिए, गाना गा ही रहे। तो गायिका में आपका जो है शुरू से लगा, हाँ, कितना भी मतलब कंपनी में कमा रहे, दिल से हटा रहे हैं, लेकिन हाँ, गायिका नहीं हट रहा है, क्योंकि ये शरीर का जो होता है ना फाइबर कीड़ा, हम लोग फौजी में कहते हैं फाइबर कीड़ा है, ये मरेगा ही नहीं, ये दिल में है, जो हमको गाना गाना है चाहे किसी और। आज पहले था जो मुकाम करते हैं तो पहुंच जाते हैं, अब लगता नहीं, अब शौक है किसको रखना है, क्योंकि भगवान जैसे सब कुछ हमने कर लिया है, गाड़ी हो गया, घर हो गया, सब कुछ हो गया, ये जॉब मुझे सब कुछ दे दिया जी। तो अब हमको सपना जो है मेरा, सपना का सपना वो पूरा, लेकिन वो जो था गायक में मेरा नाम करना वो रह गया। इसके वजह से मैं अभी भी फिर यहाँ देखे मेरा खोटा भी जो है, मेरा क्षेत्रीय भाषा भी जो है, हम भोजपुरी में जोर लगा रहे थे जबकि वो मेरा भाषा नहीं था, लेकिन फिर देख रहे हैं खोटा भी मेरा जो क्षेत्रीय भाषा था जिसमें हम परफेक्ट है, ये भी अच्छा राइजिंग कर रहा है, चमक रहा है। तो फिर सोचा मैंने क्यों खोटा एल्बम क्यों लिखिए जाए। तो मैंने रिकॉर्डिंग अपना एक चैनल बनाया नितेश दुबे म्यूजिक वर्ल्ड से,
उसमें मेरा पहला गाना ललका फितवा जो गाना था वही मेरा जो वायरल हो गया और वही मेरा चैनल को मोनेटाइज कर दिया। और अभी कम से कम 20-30 गाना तो मैं डाल चुका हूँ। और पहले तो पप्पू भाई जो थे म्यूजिक डायरेक्टर, उन्हीं के यहाँ गाया करता था। फिर मुझे सुरेश भारती के बारे में पता चला, ये शिव शक्ति जो मेरे घर से करीब 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। दिन भर बैठ के भी हम गा लेते हैं, आराम तसल्ली से गा लेते हैं। इतने अच्छे रिकॉर्डिस्ट है, क्योंकि ये बहुत अच्छे सिंगर है, तो अच्छे रिकॉर्डिस्ट के साथ अच्छे सिंगर होने के कारण जो आउटपुट इससे बहुत अच्छा मिलता है। और बहुत ही फ्रेंडली है, कईयों का इन्होंने भला किया। आज जो आशीष यादव है, चाहे प्रभाकर यादव है, इन्होंने ही बताया, और भी लोगों से सुना है मैंने। और भी यादव फिल्म्स जो था एक, जो इनका ही था, सुनने में आया था। और जो किसी ने धोखा दे के चला गया, आज वो भी आगे है, लेकिन कल को उनके साथ में ऐसा ही होगा, नहीं कह सकते क्या होने वाला। लेकिन आज जैसे भी है ये संतुष्ट है, कर भला तो भला। और ये इनको ये इतना यही है जो आज ये सुकून से है, क्योंकि किसी साथ इन्होंने गलत नहीं किया, तो इनके साथ ये अच्छा ही होगा। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। जैसे जो अच्छा करते हैं उनके साथ देर होता है, तो भगवान परीक्षा लेता है। और जो तुरंत बुलंदी पहुंचता है उतना ही जल्दी गिरता है। तो देर से आ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए उनका साथ हम लोग का एक टीम बन गया है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, तुम्हें अपना ऐसा लगता है, जैसे कुछ एक दिन का भी छुट्टी मिलता है हम यहाँ आके गा लेते हैं। और इन्हीं के कारण हम अपना कभी टाइम नहीं मिलता, तो हम अपना खुद का रिकॉर्डिंग सब सारा सेटअप अपना वहाँ पे धनबाद, अभी धनबाद में पोस्टेड हूँ। अच्छा, उस टाइम आपको कैसा लगा जिस टाइम कि आपका स्टूडियो में जो है मेरे पैर के नीचे जमीन निकल गया, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा मतलब गाड़ी कमाई जिसको बोलते हैं, हम रिकॉर्डिंग को रोक के अपना सब कुछ छोड़ के स्टूडियो में लगा दिए थे। 5 लाख रुपए लगाए थे। 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए मतलब सेटअप में, क्योंकि मैं चाह रहा था जो पटना में जैसा है स्टूडियो, बिल्कुल एकॉस्टिक, साउंड प्रूफिंग, सारा सेटअप वही है। और मेरा जितना भी था माइक ताइक जितना भी सारा था तो हिंदी लेवल का था। मतलब आपका रूम में था या फिर? नहीं, मैं देवघर में अपना भाड़ा पे 7,500-8 हजार रुपए भाड़ा पे ले रहा था। रिकॉर्डिस्ट को भी दे देता था, बिजली बिल देता था, और मेरा पेमेंट से चल रहा था, क्योंकि 5-6 महीना कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो मैं मंथली जितना भी मिलता था 2,000-3,000 मोबाइल रिचार्ज करने के लिए रखता था, बाकी सब स्टूडियो में मैं भेजता था रिकॉर्डिंग के लिए। चाहे कुछ इक्विपमेंट और खरीदना था, इन्वर्टर लेना था, वो सब चीज के लिए मैं पैसा भेजते रहा। फिर 6-7 महीना बाद फिर स्टूडियो में पैसा आना शुरू हो गया था, और इतना आया लगने लगा जी स्टूडियो से बहुत कुछ मिल जाएगा। एक मेरा ऐसा लगने लगा था जब हमको जॉब कुछ दिन के बाद छोड़ के हम फिर इसी में लग जाएंगे, कुछ दिन छोड़ देंगे फिर। हाँ, नहीं, सबको लग रहा था अब कुछ दिन और रुक जाए और हम इसको छोड़ के हम पूरा इसी में गायकी में लग जाए। मेरा क्योंकि गायकी में आना मेरा ये था, सपना ही था। तो मैं जॉब को तो मैं फिलहाल लिया था, जो घर से तो हमको मांगने से मिलेगा नहीं इतना, तो क्यों ना कुछ हम किया जाए। तो जो आसानी से मिल गया। मेरा शरीर जिम टिम शुरू से करते थे, रनिंग मेरा शुरू से था, फौजी लाइन में भी जाना मेरा शौक था, तो फिटनेस के प्रति हम शुरू से रहे हैं। बहुत बड़ी घटना आपके साथ हुई है। हाँ, काफी। कैसे इस चीज को आप सह पाए? बस पापा का आशीर्वाद रहा, माँ का आशीर्वाद रहा, जो और उनका जो दिशा निर्देश रहा। पापा भी मेरे बहुत आज भी आपका सपना जो है रो रहा है? हाँ, रो रहा है बस, माना जाए तो। हाँ बिल्कुल, वो जो मुकाम चाहते थे जिस उस टाइम, अगर आपका मुकाम जैसे आपको लग रहा कि हम अब जो अपना कुछ दिन में जो है कुछ दिन के लिए रिजाइन कर देंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे, तो फिर हम पूरा अपना करियर इसी में लगा देंगे। जी, मैं चाहता था कि मेरा जॉब अब जो है सिर्फ जितना के लिए सोचा था थोड़े दिन के लिए, अब फिर मैं इसी लाइन में जाऊँ, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। अब देखते हैं माँ सरस्वती और भोले बाबा का कृपा कब होती है जो मैं कर पाता हूँ। लेकिन अब मुझे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा समय आ गया है जब मैं जॉब पर रहते हुए भी अपना इधर से हम कर सकता, क्योंकि यूट्यूब का जमाना और जितने भी तमाम अभी नए कलाकार आ रहे हैं, क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं बता दूं तो पवन सिंह भी छोटे थे उस समय। मैं मनोज तिवारी का गाना जब आता था, तीसरी का मेरा सब गाना एल्बम आता था उस समय, 2003-4 की बात है। उसमें पवन सिंह भी हिट नहीं किए थे। बड़ा जालीदार कुर्ती तो बाद में मेरे साथ ही आया, उससे पहले वो गा रहे थे, लेकिन उतना हिट नहीं थे वो। तो उससे पहले तो ये ऐसा था ही नहीं, ऑटो ट्यून नहीं होते थे, उसका लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करता था स्टूडियो में, लाइव सीक्वेंस होता नहीं था। ये जैसे रिकॉर्डिंग डमी देना वो सब नहीं, सारा चीज होता था। शम्स जमील के जो टी सीरीज में हम ऑडिशन देने गए थे, गीता रानी सब वहीं पे थी। तो पटना कॉलेज जो एग्जीबिशन रोड में है, वहां पर भी मैं गाया हूँ। ईटीवी बिहार में भी मैं प्रोग्राम दिया था।
जी। तो सब पटना में रह के किए थे और मतलब अभी लगातार- बहुत अच्छा जमाना, बहुत स्ट्रगल रहा मतलब लाइफ रहा। संगीत लाइन में जो है आपको बहुत आपको रास्ते में रोड़ा मिला। समझ नहीं था क्योंकि उस समय लोग खुद नहीं समझते थे, कोई गॉड फादर नहीं था। लाइन जो है उसको समझ में आ रहा था जी, किस कौन लाइन में जाएगा, क्योंकि कहाँ उस जाए, टाइम- किधर जाए, नहीं हाँ, पता चल रहा। उस टाइम क्या है था कि जो है कन्वर्ट हो रहा था, कुछ यूट्यूब का जमाना रहा था, कुछ कैसेट का था। हाँ, नहीं यूट्यूब नहीं था। जी, यूट्यूब तो 2010 के बाद हम लोग जानते हैं। लेकिन 2002 में आया था। हाँ, लेकिन 2010 के बाद हम जान रहे हैं। हाँ, हम लोग तो अच्छा। क्योंकि 2G था मोबाइल, उस पर वीडियो कॉल तो था ही नहीं। अच्छे सही बात अच्छे है। स्मार्टफोन रहेगा तो वीडियो देखेगा लोग। यूट्यूब था तो वो गूगल में था, हम लोग नहीं जानते थे उसको कैसे खोलना है, कैसे जानना। 2010 में जॉब किया तो मोबाइल लिए, वो भी स्मार्टफोन नहीं था। नोकिया कितना था, तो याद नहीं, 5130 क्या था, तो इतना छोटा छोटा स्क्रीन आता था। 2G 2 बार करते थे तो घूमता था, तो फिर दिखता था। उसमें सारे गाने भी नहीं पड़े हुए थे, जी, तो उसमें पहले गाने भी नहीं आते थे। तो चैनल कहाँ था पहले, कैसेट भी नहीं था, ऑडियो कैसेट आता अच्छा, था। इस चीज को जो आपने हैंडल किया है, अगर जॉब नहीं होता हम्म। तो आज क्या होता आपके सर? हम तो कहते हैं जॉब नहीं होता तो शायद हम सिंगर अच्छे जगह पे होते। जॉब की वजह से कुछ तो जरूर ब्रेक लगा मेरा, लेकिन अगर दोनों चांस था हम कह नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने पहले जॉब को चुना। क्योंकि जॉब है तो आज कम से कम सब कुछ देख रहे हैं, घर में सब कुछ हम दे पा रहे हैं। अगर अच्छे अच्छे सिंगर भी हैं जो बन गए, जी, बिल्कुल घर से सही। सपोर्ट नहीं था तो हम कह नहीं सकते थे हम क्या बनते। सही लेकिन बात है। टैलेंट था, अगर टैलेंट होगा तभी भी बन सकते हैं। मतलब आज संडे के दिन जो है छुट्टी में आप हाँ, बस संडे होता है, है। संडे मिलता है और छुट्टी रहता है, ऑफिस में रहते हैं, तो हम फिर यही सब। देखिए हमारे साथ जो CISF में जो है ये फौज के तौर पे काम कर रहे हैं, तो जैसे एक तरह के बोला जाए CISF जी, जवान, हाँ, यही बोलते हैं हाँ, ना। जी जी CSF जवान। तो CSF जवान है और ये इनका जो है करियर जो है वो करियर रहा था, शुरुआती जो दौर था वो था सिंगिंग लाइन। अब सिंगिंग लाइन से बदल के जो है कन्वर्ट हो गए। क्यों कन्वर्ट हुए थे, क्या कारण था जो कि आप सिंगिंग लाइन छोड़ करके जॉब कर लिए? क्या था, एक अनिल राज है, डायरेक्टर है हमारे, जी। तो मैं उन्हीं के पास ही कोरियोग्राफर है, टी सीरीज के ही रहते थे, तो उनके पास ही डांस करने आता था। तो वो पहले मुझे यहाँ से पढ़ना जाने के लिए मिल नहीं रहा था, जब हम क्या करेंगे वहां जाके, जी, क्योंकि उन लोग से भी बात की, बोले खाली सिर्फ तुम डांस और एल्बम के लिए मत आओ, जी। कुछ लेके आओ। जी, तो पापा से मैं बोल के गया था जो मैं जो है तैयारी करूंगा जॉब के लिए। जी, तो जॉब के लिए तैयारी करूंगा तभी मुझे अलाउ हुआ जो पटना में रह के तुम जॉब करो, क्योंकि घर से पैसा मिलता था। कोई गायकी के लिए, डांस के लिए पैसा नहीं घर से भेजता था उसमें, जी। क्योंकि जानता था उस लाइन में कोई बॉम्बे जाएगा तभी बनेगा, उतना पैसा है नहीं। सही पटना से बन के स्टार बन जाएंगे इतना कोई संभव नहीं था। इसीलिए मैं एक जॉब से मतलब एयरफोर्स में भर्ती हुआ, तो एक ब्राइट कोचिंग सेंटर था करताल था, वैसे में हम ज्वाइन हो जाके एडमिशन ले लिए जी। और पढ़ाई भी करते थे, इसमें भी करते थे। तो फौज में जाने का शौक था ही, क्योंकि मुझे फिटनेस में बहुत था, जो अगर या तो हीरो बनेंगे या फिर हम फौजी बनेंगे, बाउंसर बनेंगे। बाउंसर यही बात बनेंगे, है। हीरो बनेंगे, क्योंकि वो दोनों फिट रहते हैं हमेशा, एक्सरसाइज हमेशा करते जी। थे। तो ये दोनों लाइन था, दो मेरा। लक्ष्य था। दो लक्ष्य था, तो वही रिकॉर्ड उनको बताते थे। मैं जॉब में तो बोला अरे पागल हो क्या, दोनों दो लाइन है। तो होता तो था, लेकिन हमको लग रहा था कि कोई तो हमको सपोर्ट चाहिए। हम प्राइवेट में काम करते, घिसा पिटा हमको नहीं था, तो बड़ा आसानी से जो मिल गया, फर्स्ट चांस में मुझे जॉब मिल गया। तो जी, सही बात है। बहुत बड़ी घटना इनके साथ हुई है और कहीं ना कहीं अगर जॉब इनका नहीं होता तो आज ये बिखर जाते हैं, परिवार से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि 5-7 लाख रुपए उस दौर में बहुत बड़ा रकम हुआ करता था। जी जी जी, और आज जो भी कर पा रहे हैं, अगर मेरा स्टूडियो टूट गया, गिर गया, फिर भी हम खड़े हैं, मैनेज किए तो आज फिर भी खड़े हैं और आज कर ही रहे हैं। जी। आज एल्बम बनाने में 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए जी। हैं, घर को सब कुछ करते हुए भी कर पा रहे हैं। तो ये CSF के बदौलत ही है। हाँ, तो CSF की वजह से आपको क्योंकि घर मुश्किल में नहीं इतना हो पाया। कोई नहीं दे पाता, घर जमीन आज तक घर से मैं बता दूं, घर से 1 रुपए भी मैंने नहीं लिया है इस रिकॉर्डिंग और गाने के लिए, आज तक 1 पैसा भी नहीं लिया है। ये लगातार आपका जो है गायिका के जो है दिल, यानी गायिका में आज भी जो है मन है। मैं जिंदगी भर गाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा फिर भी मैं गाते रहूंगा, क्योंकि आज बहुत अच्छा दौर है। नए सिंगर जो बनना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा टाइम जो था या फिर उससे पहले जो था, बहुत स्ट्रगल वाला था। आपको लग रहा है कि अभी बहुत अच्छा चल गया। हाँ, अभी बहुत अच्छा समय आ गया। जिनके अंदर टैलेंट है वो घर में, कोई बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे, पटना जाने की जरूरत नहीं है, घर में अपना है। आजकल तो घर घर में होम स्टूडियो खोल दिए लोग, हाँ। अपना कंपोज कर रहे हैं, खुद गा रहे हैं
और पहले क्या टीवी नहीं होता था, जो सुनता नहीं तो गाएगा कहाँ आज से? सोशल मीडिया के दौर हो गया है, बिल्कुल। बहुत अलग हो गया है। सबके पास पहले टीवी नहीं होता था, रेडियो नहीं होता था, बड़े बड़े ये क्या कहते हैं, मोबाइल नहीं होते थे तो सुनते। आज सबके पास मोबाइल है, लोग गाना सुनते हैं तो गाने का चाव बनता है और गायकी अच्छी होती है। तो आजकल सब घर घर में सिंगर है। अभी देखिए, अगर माना जाए तो अभी इस सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत लोग घर बैठे कमाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यूट्यूब तो बहुत लोग को घर चला रहा है जी। सिर्फ यूट्यूब सिर्फ सिंगिंग नहीं है, एक्टिंग है, हाँ। कॉमेडी है, सब तो घर न्यूज में कोई बैठ खोल कर लिया के- है, सब कुछ कर रहा है, या शॉर्ट्स से कमा रहे हैं। अब बहुत सब कमाई घर है। घर स्टार हो गया, कोई स्टार को नहीं देख रहा है, अब आम पब्लिक को देख रहा है। जी। बहुत अच्छा दौर आया है। तो आप लोग इधर उधर नहीं भटके, जितने भी छोटे से अभी बनना चाह रहे हैं मैं उनको यही सलाह दूंगा, क्योंकि मेरा करीब 10-20 साल का मेरा एक्सपीरियंस यही है। मैंने कहा मैंने भटका नहीं है, लेकिन आप आने वाले लोगों को मैं ये कहूंगा जो आप भटकने की जरूरत नहीं है। समय हमको भटका दिया। हाँ, समय ने भटका दिया, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं था उस समय। कोई गॉड फादर नहीं होते थे जी। जो हमको हाथ उंगली पकड़ के कहे जे ऐसे चलो। मैंने जो भी राह चुना, जो भी देखा, उस मैंने टाइम खुद आपने सीखा। बहुत 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 बड़ी रिस्क लेकर के अपना हाँ। काम किया है। बिल्कुल और आज तो इतना सस्ते दौर हो गया, माना जाए तो पूरा सस्ता दौर हो गया, फिर भी आज लोग जो है करने से डरते हैं, डरते भागते हैं। हैं। पहले एक एल्बम बनाने के लिए 50-60 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। 50-30-40 हजार तो सिर्फ ऑडियो में लग जाता था, फिर वीडियो में भी लो। अब वीडियो बना के फिर कंपनी को रिलीज कराने के लिए 30-35 हजार चाहिए, वो दे देंगे 10,000 कैसेट। उस कैसेट को लेके अब हर दुकान में जाइए। ये बोलबम निकाले थे तो बता रहा हूँ मैं, साउंड एंड साउंड से रिकॉर्ड कर लिया मैंने, जैसे तैसे रिकॉर्ड हो गया। अब कैसेट बनाना तब वेब से लिया तो बहुत महंगा होता है, ऑडियो कैसेट बना लिए। अब देवघर में हर जितने भी दुकान, छोटे छोटे दुकान होते उसमें राकेश मिश्रा भी बांट रहा था, हम भी बांटते थे। राकेश मिश्रा, राकेश मिश्रा जो भोजपुरी के सिंगर है बड़े, आज हाँ जी, दीपक दिलदार, उनसे मिले, गुंजन सिंह, सबसे हम लोग मिला और अच्छा भी दोस्ती भी है, बातचीत भी होती है। तो उनको मैंने देवघर में भी घुमाया, अपना स्टूडियो में भी रोका था। तो हम लोग जाके स्टूडियो में गाना देते थे कि वहाँ पे आप फ्रंट में रखिए, हमारे जाने के बाद वो जो है पीछे कर देता था। उसके बाद वो खेसारी को रखता था, जो डिमांड लोग करते थे उसका ही सामने रखते थे, सारी लाल यादव, पवन सिंह का, उनका। फिर मैं घूम के आता था, मेरा देखते थे पीछे में मेरा कैसेट है। फिर बोलते चच्चा थोड़ा आगे लगा दीजिए, फिर आगे 2 बार गाना सामने में बैठ के बजवा देंगे, फिर वो पीछे चला जाता था। तो ऐसा दौर हुआ। फिर जाके सब कलेक्शन कीजिए, 10 रुपए 20 रुपए, वो कैसेट फिर ले जाके घर में रखिए। ऐसा समय भी था जो लाख रुपए लगा के भी हाथ हाथ में झोला में लेके कैसेट बांटना पड़ता था। नहीं, इस बात को खेसारी लाल यादव जी भी बोले कि हमने वो दौर को देखा है जब हमने कैसेट को हर दुकान में जा करके बांटते थे, और कुछ लोग गालियां भी देता था। कुछ लोग अरे जाओ, बहुत बहुत- सारा सिंगर है लेगा ऐसे ही, मतलब मुस्काते थे। शुरू में रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आपको कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि जो हिट है वही फिट है। आज जब हिट है तो खेसारी को 100 लोग देख रहे हैं, जी, उसी तरह था हमारे साथ में, अभी भी वैसी ही है, लोग जी, नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका नहीं मतलब ये है कि एक उदाहरण चला था, चलती का कोई गलती नहीं है, जिसके पास दर्व है उसी का कद्र है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहना आपने। जो चल रहा है उसी को लोग पूछते हैं, जो समझ रहे हैं, चाहे वो जिस तरह का हो। जिनका मुड़ी में तेल है उसको तेल लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये हमारे साथ एक बोल रहे हैं भाई, ऐसे तो हम चचा के रूप में माने थे। भाई है। हम मैंने कारण क्या, मैं बहुत छोटे से उम्र में ही सब करना शुरू बहुत कर सारे दिया। कलाकार को आपने बड़ा झेला, एक्सपीरियंस, देखा हाँ है। देखा है मैंने, सारे भोजपुरी स्टार को देखा मैंने। जी अब मनोज तिवारी थे जी। और के छैला बिहारी थे, और पुराने तो तो सभी लोगों के साथ आपको बैठन उठन हुआ था उस समय छैला बिहारी सब तो हुआ है। और ये पवन सिंह के बाद से जितने भी हैं 2009-10, मैं उधर सीएसएल में ज्वाइन किया, इधर सब रिकॉर्डिंग जो है लगातार सीक्वेंस कोशिश- रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, ऑटो ट्यून शुरू हो गया। इसमें कई सिंगर आ गए, पवन सिंह आ गए, खेसारी आ गए, राकेश मिश्रा आ गए। तो मैं जब जॉब में तो ये सुनता था, मैं ये लोग नए नए सिंगर स्टार आए, कल्लू आ गए, जी। बहुत सारे उसके बाद का सिंगर है सब। जी बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत ज्यादा समय हो चुका है दोनों को बातचीत करते करते, तो चलिए यही कहेंगे जाते जाते कि इनके साथ बहुत बड़ी समस्या आई, और समस्या को इन्होंने बहुत मतलब महीनी होता है ना, एक अच्छी तरह से डील किया और समस्या को झेला है, और झेल करके आज सब कुछ अगर है तो कहीं ना कहीं एक जॉब है, जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार भरण पोषण और आज परिवार के साथ खुश अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अपना शौक भी पूरा कर पा अपना रहे हैं। शौक भी जो पूरा मेरा हॉबी था वो अभी मरा नहीं है, और जो जिंदा है आज, अगर जॉब नहीं होता हो सकता तो मैं गायकी छोड़ देता। जी घर में गाता, रिकॉर्डिंग नहीं की, लोगों तो कैसे नहीं बना पाता।
आज जॉब है तो मैं कैसेट निकाल पा रहा हूँ, स्टूडियो तोड़ा, फिर बनाया और फिर कर पा रहा हूँ, तो सब सीएसएफ की बदौलत है। जी सही बात मैं है। दिल से सीएसएफ को सैल्यूट करता हूँ। जी जय हिंद जय भारत कहूंगा जो, जी, और बिल्कुल सही सबके दिल में देश के प्रति तो प्रेम था जी। ही, और फौज में आने के बाद तो और ज्यादा जग गया है, क्योंकि हम लोग को ट्रेनिंग ही ऐसी होती है जो बिल्कुल एकदम हमारा कनेक्शन देश से एकदम बिल्कुल जुड़ जाता है। जी